मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। कोडेन कफ सिरप के सिंडिकेट ने देश के कई राज्यों में पैर पसार लिए हैं। अकेले उत्तर प्रदेश के 4 दर्जन से ज्यादा जिले सिरप सिंडिकेट की चपेट में आ चुके हैं। सिरप के नाम पर नशे का नेटवर्क तैयार किया जा रहा है, जो युवा पीढ़ी को बहुत तेजी से अपनी चपेट में ले रहा है। योगी सरकार ने सिरप सिंडिकेट पर शिकंजा कसने के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है और ईडी ने भी इस केस में सक्रियता बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश में 332 से ज्यादा फर्मों पर छापेमारी हुई है, जिसमें से 133 फर्मों पर केस भी दर्ज किया गया है। यूपी एसआईटी ने अब तक 32 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी भी कर ली है और ईडी ने 25 से ज्यादा ठिकानों पर छापा भी मारा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोडेन कफ सिरप का सिंडिकेट 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार है, जिसमें कई बड़ी मछलियां भी संलिप्त हो सकती हैं। तो आज की डिबेट में आइए चर्चा इसी पर करेंगे कि आखिर कफ सिरप सिंडिकेट से युवाओं को कैसे बचाया जा सकता है। लेकिन इससे पहले आपको इस मामले में अखिलेश यादव और पूर्व सांसद धनंजय सिंह के साथ ही साथ वाराणसी के डीसीपी क्राइम के बयान भी सुनवाते हैं। नेग्लिजेंस, खासकर इस तरह के रेस्टोरेंट या इस तरह की जो संस्थाएं बन रही हैं, उसमें इतनी बड़ी घटना हो जाए तो जिम्मेदार सरकार और जो नियम बने हैं वो है जिम्मेदार। और उसके बाद अगर इस तरह से लोग भाग जाएं तो और गंभीर विषय बन जाता है। हालांकि सीमाएं भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, उन्हीं की जिम्मेदारी सुरक्षा रखना, नियम कानून उनके पास है, उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए, उन्हें पकड़ना चाहिए। यूपी में भी इसी तरह लोग भाग जाते हैं। कफ सिरप का मामला है, सामान्य घटना हो तो बुलडोजर तैयार रहता था। इधर कफ सिरप का इतना गंभीर मामला हुआ जिसमें बड़े लोगों की जान गई, सब बीजेपी के लोग शामिल हैं। सुनने में आ रहा है जो बुलडोजर इन्होंने खरीदे थे उसके ड्राइवर भाग गए, बुलडोजर की चाबी खो गई है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, मेरी फोटो को लेकर लोग कह रहे थे कि अगर फोटो के आधार पर इतना बखेड़ा समाजवादी पार्टी खड़ा कर रही है, और मेरा तो राजनीतिक दल है नहीं तो मैं भी जगह जगह प्रदर्शन कराता। अखिलेश यादव जी के साथ भी फोटो थी और भी बहुत से लोग, उनके पार्टी के तमाम लोगों के साथ फोटो थी। ज्यादा फोटो है हमारे साथ तो चलो 3 लोगों की फोटो है, 4 लोगों की फोटो है तो उससे ज्यादा उन लोगों के साथ फोटो हैं। उनका भी हम लोग पूरे हर जिले में हर उससे लेके शुरू करते। मैं तो इंडिविजुअल हूं, यहाँ अननेसेसरी का मुझे टारगेट कर रहे हो आप। नाजायज मुद्दों पे को राजनीति में इतना तूल नहीं देना चाहिए। बहुत दिनों से फरार शुभम जायसवाल और महेश सिंह के विरुद्ध 25,000 रुपए के इनाम घोषित किया जा रहे हैं। सर, रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया, किस तरीके से गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है? ये जानकारी ये भी प्राप्त हो रही है कि ये विदेश से बाहर हैं, सो उनकी गिरफ्तारी के लिए रेड कॉर्नर नोटिस का प्रक्रिया भी चालू किया जा रहा है। तो एक तरीके से देखा जाए तो अब ये मामला राजनीतिक तूल पकड़ता भी नजर आ रहा है। हमारे साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर शेखर आनंद त्रिवेदी सर भी जुड़े हुए हैं इस डिबेट पर चर्चा करने के लिए। साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि फोन लाइन पर हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड विवेक त्रिपाठी भी मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ संवाददाता नीरज मिश्रा जी भी मौजूद रहेंगे। लेकिन सबसे पहले शेखर जी आपके पास आएंगे, क्योंकि एक तरीके से देखें तो ये सिंडिकेट काफी ज्यादा फैलता नजर आया। मध्य प्रदेश, राजस्थान और अब उत्तर प्रदेश में इस मामले पर काफी चर्चा होती नजर आई, गिरफ्तारी हो रही है, ईडी की कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन एक तरीके से राजनीतिक तूल भी पकड़ता नजर आ रहा है। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, जिस तरीके से बच्चों की जान गई, ये मामला सबसे पहले मध्य प्रदेश में सामने आया, जहां एक के बाद एक कई बच्चों की मौत हुई और 10 से ज्यादा मौत जब हो गई तो वहां के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, उन्होंने इनिशिएट किया और लगातार इस चीज को देखने समझने की कोशिश की कि आखिर ये गड़बड़ हो कहां से रही है और किस तरीके की ये चीजें हैं, डॉक्टर की गलती है कि ये सप्लाई में गड़बड़ है। वहां से मामला शुरू होता है। जब वहां पर मामला पकड़ा जा रहा था, उसी समय राजस्थान में भी इस तरीके की स्थिति बन गई, जहां पर ये कफ सिरप सप्लाई हुई थी और वहां पर भी कुछ बच्चों की जान गई। राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये दोनों जिले ऐसे हैं, राज्य ऐसे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। फिर ये नेक्सस जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, ये 18 अक्टूबर की बात है प्रगति, जब सोनभद्र में पुलिस ने रूटीन चेकिंग के दौरान एक ट्रक को रोका। जब ये ट्रक रोका जाता है तो उसमें जब जांच होती है तब ये पता चलता है कि नहीं, इसमें तो कोडेन कफ सिरप भरी हुई है।
उसको निकाला जाता है, उसकी जांच होती है, तब ये पता चलता है कि नहीं, केवल यहीं पे नहीं, इसकी सप्लाई तो उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर की जा चुकी है और गाजियाबाद में, सहारनपुर में करीबन 1000 शीशियां भी इसकी बरामद की गई। इसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ा। आज ईडी ने भी जहां सुबह छापेमारी शुरू की, उसमें आप देखिए वाराणसी है, गोरखपुर है, जौनपुर है, गाजियाबाद है, लखनऊ है, ये जगह हैं जहां पर ईडी की छापेमारी हुई। इसके अलावा 300-350 जगहों पर जो एसटीएफ मुख्यमंत्री की तरफ से बनाई गई इस पूरे प्रकरण के लिए, उसने छापेमारी शुरू की और धीरे धीरे ये चीजें सामने आना शुरू हुई। वाराणसी में अभी हमने सुना कि जो एसपी है वहां के, उनका ये कहना था कि शुभम जायसवाल नाम का एक शख्स है जिसका इस पूरे रैकेट में, इस पूरे सिंडिकेट में वही किंग पिन माना जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि वो इस समय देश से बाहर है। तो ये अपने आप में एक घोर चिंता वाली बात है। इसी तरीके से एक और शख्स है जिसका नाम आलोक सिंह है और वो आलोक सिंह बर्खास्त सिपाही है जी। उसके घर पर भी आज ईडी ने रेड मारी है, लखनऊ में रेड मारी है। वहां से भी कई चीजों को जब्त किया गया है, कई ऐसे तथ्य पाए गए हैं, कई ऐसे एविडेंस मिले हैं जिससे जांच की जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया जा सकेगा, उसको गति मिल सकेगी। तो ये जिस तरीके से पूरा प्रकरण 18 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश में सोनभद्र में सामने आता है, उसके बाद धीरे धीरे ये सारी चीजें बढ़ती हैं और नवंबर आते आते अब स्थिति ये होती है कि 4 नवंबर के आसपास इस पूरे मामले में एक केस दर्ज होता है और आज फिर ईडी इस पे छापेमारी करती हुई हमें दिखाई दे रही। तो ये एक पूरा अगर आप क्रम देखेंगे तो जिस तरह से पहले मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान और अब उसके बाद उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पूरा प्रकरण सामने आया है, उसके बाद निश्चित रूप से ये भी जांच का विषय है कि आखिर ये कफ सिरप बन कहां से रही थी, इसकी मार्केट कहां पे हो रही थी, शीशियां कहां पे भरी जा रही थी, किन मशीनें कहां से आई, किसने सप्लाई की, और इतनी बड़ी मात्रा में अगर ये कफ सिरप बन रही है, सप्लाई हो रही है, तो निश्चित रूप से पूरा सिंडिकेट इसके साथ में काम कर रहा है। ये एक या दो लोगों का काम नहीं है, इसमें एक पूरी चेन होगी जो हर स्तर पर अलग अलग तरीके से काम करती होगी, क्योंकि बल्क में माल कहीं से निकलता होगा, फिर वो होलसेलर के पास जाता होगा, स्टॉकिस्ट के पास जाता है, स्टॉकिस्ट के पास से फिर होलसेलर के पास जाता है, होलसेलर के पास से रिटेल पे जाता है और रिटेल से वो लोगों के घरों तक पहुंचता है। चूंकि इस कफ सिरप को खतरनाक बताया गया है, ऐसी स्थिति में जिन जगहों पर इसकी सप्लाई हो चुकी है, वो बच्चे अगर इसको पी रहे हैं तो उनके लिए भी खतरा है। तो ऐसी स्थिति बन चुकी है जहां पर यह जहर कई घरों में पहुंचने की आशंका है। तो सरकार को यह भी देखना होगा कि आखिर इस पूरी प्रक्रिया को वो किस तरीके से नियंत्रित कर पाएगी, किस तरीके से वो इन चीजों पर अपना संज्ञान लेती है और कैसे ये पूरी कार्रवाई त्वरित गति से आगे बढ़ती है और किस तरीके के सरकार की तरफ से नॉर्म्स डिक्लेयर होते हैं, क्योंकि ये सरकार को चेतावनी जारी करनी चाहिए, इसके भी विज्ञापन आने चाहिए, इसको भी प्रचार प्रसार में लाना चाहिए सरकार को कि अगर कहीं किसी के पास कोल्ड कफ सिरप सप्लाई में आ गई है या फिर अगर किसी ने इसको खरीद लिया है, कोई कस्टमर है, कोई बीमार है जिसके घर तक ये पहुंच गई है, तो इसको तत्काल रोके जाने की आवश्यकता है। ये एक गंभीर चिंता का विषय है। एक तरीके से अगर हम देखें तो कोडेन युक्त कफ सिरप अब इतना ज्यादा खतरनाक हो चुका है कि लोग कफ सिरप खरीदने में भी घबराते नजर आ रहे हैं। शेखर जी, अब हम विवेक जी के पास भी जाएंगे क्योंकि आज लखनऊ में भी एक बड़ी कार्रवाई देखी गई ईडी की ओर से, तमाम शहरों में भी ये कार्रवाई होती नजर आई। तो विवेक जी, जिस तरीके से जमीनी स्तर पर यह कार्रवाई हुई है, क्या कुछ माहौल दिखा, क्योंकि ये सिंडिकेट बहुत लंबा है? तो प्रगति सिंडिकेट जो हमने और आपने सोचा है उससे कहीं ज्यादा बड़ा सिंडिकेट है ये, और ये पूरा एक ड्रग माफिया का सिंडिकेट है जो पूरी तरह से न सिर्फ उत्तर प्रदेश की शुरुआत भले ही यहाँ हुई हो और यहाँ से देश के अन्य प्रदेशों में कोडीन युक्त कफ सिरप की सप्लाई की गई हो, लेकिन यहाँ की सीमाएं लांघ कर, प्रदेश की सीमाएं लांघ कर, देश की सीमाएं लांघ कर ये पूरा ड्रग तस्करी का नेटवर्क इंटरनेशनल नेटवर्क हो गया है और नेपाल, बांग्लादेश में भी कफ सिरप की सप्लाई की जाती थी। हालांकि इसका जो सरगना है, जो किंगपिन जिसे बताया जा रहा है, शुभम जायसवाल वाराणसी का है और वो सिरप की सप्लाई का काम करता था, वो भाग चुका है। वो इस समय दुबई में उसके होने की जानकारी मिली है। और जो चिंता करने वाली चीजें हैं वो
ये है कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो इस तरह का कोडिंग वाला कफ सिरप बनाती थी, उन कंपनियों ने भी बिना किसी जांच पड़ताल के सिरप की सप्लाई लगातार करती रही, लोगों के जिंदगी से खेलती रही, खिलवाड़ करती रही, और साथ ही साथ जो नशा है वो नशा है, इसका सबसे बड़ा इस्तेमाल नशे के लिए किया जाता था। कोडेन युक्त कफ सिरप जो कंपनियां बनाती हैं, बड़ी कंपनियां, जिनमें जो पुलिस की जांच में जो नाम सामने आए हैं वो एबॉट कंपनी है। एबॉट एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, इकाई है, जो दवाओं का निर्माण करती है। इसके अलावा जो और कंपनियां हैं वो उसमें भी एबॉट कंपनी का नाम जो जांच में सामने आया है। इसके अलावा 2-3 कंपनियां और हैं जिनका नाम सामने आया है, और ये कंपनियां अब राडार पर आई। हालांकि इन कंपनियों का सीधे कहीं से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको एक आध नाम और बताऊंगा। जो लेबोरेट कंपनी है, 3B हेल्थ केयर कंपनी है, ये सप्लाई करती है इस तरह के कोडिंग युक्त सिरप को। तो शुभम जायसवाल और जो भी इसमें शामिल रहे, शुभम जायसवाल का साथी अमित सिंह टाटा जिसको कहा जाता है, इसके अलावा आलोक सिंह एसटीएफ का बर्खास्त सिपाही है जो इस नेटवर्क से जुड़ा रहा, और अमित सिंह टाटा और आलोक सिंह को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा शुभम जायसवाल के पिता भोला प्रसाद को भी कोलकाता से गिरफ्तार तब किया गया था जब वो देश छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे थे। तो ये 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं जो बड़े नाम हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में हुई है। सीएम भी सख्त है इस पर, चूंकि विपक्ष हमेशा सवाल उठा रहा है, कई बार विपक्ष ने सवाल उठाया है और सरकार को कटघरे में घिरा है। तो अब ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने सख्ती के आदेश दिए हैं। उनके जो निर्देश थे उसी के तहत सख्ती शुरू हुई, और उसके बाद आपको याद होगा 3 दिन पहले डीजीपी ने, प्रमुख सचिव गृह ने, और एफएसडीए की जो प्रमुख सचिव है ड्रग विभाग की, उन्होंने ज्वाइंट पीसी की थी, रोशन जेकब। तीनों ने ज्वाइंट पीसी करके अब तक की हुई कार्रवाई के बारे में जानकारी दी थी कि अब तक क्या क्या हुआ है, कितना कोडिंग युक्त कफ सिरप पकड़ा गया है, कितने दिन। उन्होंने 60 दिन का विवरण दिया था कि बीते 60 दिन के दौरान कहां कहां पर कार्रवाई हुई। उत्तर प्रदेश में 52 जिलों में छापे मारे गए हैं। लगभग 350 फर्में ऐसी हैं जो दवा फर्में थी, जो सप्लाई करती थी कोडिन कफ सिरप की, या उसका भंडारण करती थी, स्टोरेज करती थी। उन फर्मों पर छापेमारी की गई है। 31 जिले ऐसे हैं जहां पर 125 के आसपास फर्मों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। और जांच में यह भी पता चला कि जो फर्में हैं वो सिर्फ कागजों पर ही हैं। कुछ फर्में, जैसे जो लाइसेंस लेना होता है किसी भी दवा की सप्लाई से पहले, एक लाइसेंस की प्रक्रिया अपनानी पड़ती है, तो कई फर्में ऐसी पाई गई जिनका लाइसेंस पहले ही या तो सरेंडर हो चुका था, या निरस्त हो चुका था, या वो निष्क्रिय फर्में थी, उन पर भी सप्लाई की गई। यानी कागजों में उन फर्मों के कागज इस्तेमाल किए गए सिरप लेने के लिए। बड़ी बड़ी कंपनियों से, जो मैंने नाम लिए, एबॉट नाम लिया, उन कंपनियों से सिरप हासिल करने के लिए उन फर्मों के जो फर्जी फर्में थी, या जो बंद हो चुकी थी, या जो निष्क्रिय थी कई साल से, जिसमें कोई काम नहीं हुआ, उनका इस्तेमाल किया गया, उनसे कागज दिए गए। तो ये सीएम योगी की जो पॉलिसी है, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, उसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि कफ सिरप के मामले में उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी एनडीपीएस एक्ट, जो ड्रग का एक अधिनियम है, उस एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ है, और एफएसडीए को भी लगाया गया है। इसके अलावा नारकोटिक्स को भी इसमें लगाया गया है। पुलिस और एसटीएफ पहले ही जांच कर रही है। अब ईडी ने भी एंट्री कर ली है। 2 दिन से ईडी ने भी इसमें केस दर्ज करके, आज सुबह से ईडी ने छापेमारी की है। लखनऊ में जो आलोक प्रताप सिंह का मकान है, जो बर्खास्त सिपाही है एसटीएफ का, वहां अभी भी ये कार्रवाई जारी है, अभी भी चल रही है छानबीन। ईडी की टीम मौजूद है, सिक्योरिटी एजेंसीज के लोग, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग मौजूद हैं। जी विवेक, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि आलोक सिंह नाम का जो बर्खास्त सिपाही जिसका जिक्र आप कर रहे थे, इसकी करीबियां धनंजय सिंह से बताई जा रही है, और धनंजय सिंह ने खुद ये बात कही भी है कि आलोक सिंह को वो बचपन से जानते हैं, और बहुत सारी अगर फोटो दिखाई भी जा रही हैं तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ में उनकी तस्वीरें होती हैं। उन्होंने न सिर्फ अपने आप को क्लीन चिट देने का प्रयास किया, बल्कि आलोक सिंह को भी इनोसेंट बता दिया है। तो ये जिस तरीके की स्थितियां अब शुरू हो गई हैं,
और अखिलेश यादव जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं उसको किस तरीके से देखा जाए कि ये मामला अभी एजेंसियों के पास है, न्यायालय में जाएगा, मामला चलेगा, लेकिन जो बाहुबली हैं वो अपनी तरफ से क्लीन चिट देना शुरू कर चुके हैं, खुद को भी और इस आरोपियों की लिस्ट में भी बहुत सारे लोग हैं जिनको क्लीन चिट दे रहे हैं। शेखर जी, आपने धनंजय सिंह की बात की, तो धनंजय सिंह पूर्व सांसद है, बाहुबली हैं, जौनपुर के एक बड़े रसूखदार व्यक्ति हैं, और ये पूरा सिंडिकेट शुभम जायसवाल हो या आलोक प्रताप सिंह हो, बर्खास्त सिपाही एसटीएफ के, या अमित सिंह टाटा हो, ये सभी धनंजय से कहीं ना कहीं जुड़े थे। जब ओडीडी युक्त सीरम के तस्करी की बात आई थी, तभी शुभम के साथ धनंजय की काफी तस्वीरें और काफी वीडियो वायरल हुए थे, जो शुभम ने खुद ही बनाकर अपने इंस्टा अकाउंट में या फेसबुक अकाउंट में पोस्ट किए थे। वो वीडियो वायरल हुए, धनंजय सिंह का नाम आया कि इन सबके पीछे कहीं ना कहीं धनंजय सिंह का हाथ हो सकता है। हालांकि जो जांच एजेंसियां हैं उन्होंने अभी तक धनंजय सिंह को इस पूरे मामले में शामिल नहीं किया है, लेकिन जब अखिलेश यादव ने जौनपुर की बात उठा दी, बाहुबली की बात उठा दी और कहा कि एक बाहुबली का नाम आ रहा है जिसको बचाने की कोशिश की जा रही है, तो धनंजय के लिए थोड़ी मुश्किलें पैदा जरूर हुई। लेकिन ये सभी धनंजय के करीबी है, नजदीकी है, साथी हैं। आलोक सिंह जो बर्खास्त सिपाही है, वो धनंजय के साथ हमेशा रहा है, इसके पहले भी, और उसकी बर्खास्तगी के पीछे भी कहीं ना कहीं ये जो अंडरवर्ल्ड है या पॉलिटिकल राजनीतिक गलियारे हैं, वहां चर्चा है कि धनंजय की नजदीकियों की वजह से ही उसकी बर्खास्तगी हुई थी एसटीएफ से। तो अब धनंजय चाहे भले ही अपने आप को पाक साफ बता रहे हो, खुद को क्लीन चिट देने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन पुलिस की जांच अभी कागजों में बहुत आगे नहीं बढ़ी है, लेकिन उनका नाम कहीं ना कहीं चर्चा में है। तो ये माना जा रहा है कि जिस तरह से अखिलेश यादव लगातार धनंजय का नाम लेते रहे हैं और लगातार ले भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आगे उन पर भी आंच आएगी। धनंजय भले ही पिछले 2 दिनों से अपने आप को पाक साफ बताने की कोशिश कर रहे हैं। पहले उन्होंने एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट करके लिखा, अपनी सफाई दी, उसके बाद उन्होंने कल कुछ मीडिया कर्मियों को बुलाकर अपनी सफाई दी, तो वो अपनी सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन शुभम जायसवाल, अमित सिंह टाटा और आलोक प्रताप सिंह, इन तीनों से उनकी नजदीकियां किसी से छिपी नहीं है। भले ही वो कहे कि वो उनको बचपन से जानते हैं, वो साथ में है, लेकिन कहीं ना कहीं जो अपराध में लिप्त है, अराजक तत्व, अराजक गतिविधियों में लिप्त है, उनसे धनंजय सिंह का जुड़ाव होना एक बड़ा सवाल पैदा करता है। और सरकार इस पर भी गंभीरता से विचार कर रही है कि अगर कहीं भी धनंजय सिंह की संलिप्तता पाई जाती है इसमें, तो निसंकोच उनका नाम भी जांच में, विवेचना में शामिल किया जाएगा। उसके परिणाम भले ही आगे कुछ भी हो, लेकिन उनका नाम शामिल करने की चर्चा जो लोक भवन के गलियारों में जो चर्चाएं हैं, उसमें धनंजय सिंह का नाम शामिल हो सकता है। तो धनंजय भले ही अपने आप को क्लीन चिट दे दे, अपने आप को पाक साफ बताए, लेकिन जो नेटवर्क है पूरा पूर्वांचल में, बनारस से लेकर जौनपुर तक का, वो पूरा नेटवर्क धनंजय सिंह के आसपास के ही इशारा कर रहा है कि उनके जानकारी में था पूरा मामला कि किस तरह से सप्लाई हो रही है। और शुभम जायसवाल भले ही इस पूरे खेल का, इस पूरे 2000 करोड़ रुपए के सिंडिकेट का एक चेहरा हो, लेकिन पर्दे के पीछे कौन है, ये सच सामने लाने के लिए लगातार विपक्ष भी सवाल उठा रहा है कि ये सच सामने आना चाहिए कि ये लोग तो छोटे मोहरे हैं, और बड़ा चेहरा कौन है, वो उनका इशारा धनंजय सिंह की तरफ है, अखिलेश यादव का, वो उनका नाम भी सामने आना चाहिए। और लोग भी यही चाहते हैं कि इस पूरे ड्रग नेटवर्क का जो खुलासा हुआ है, उसमें मेन आदमी कौन है, ये नाम सामने आना चाहिए। विवेक, बिल्कुल, चूंकि आप लंबे समय से इस तरीके से चीजों को करीब से फील्ड में रह करके देखते आए हैं, मैं थोड़ा सा आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि 2002-03 की बात है, उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न घोटाला हुआ, फिर उसका वो उजागर होता है, और उसके बाद उसमें कई बड़े नाम आते हैं। राजा भैया का भी नाम आता है, रीता बहुगुणा जोशी का भी आता है। खाद्यान्न घोटाला नेपाल, बांग्लादेश, मतलब इंटरनेशनल उसके तार जुड़ते हैं। आज 20-25 साल हो गए, उसमें कोई सीबीआई उसकी जांच कर रही थी, लेकिन जिस तरीके से उसने जांच करी है, 25 साल के बाद भी 9 दिन चले 2.5 कोस वाली स्थिति है। अब ये जिस तरीके का नेटवर्क सामने आया है और जिस तरीके का हमारा उत्तर प्रदेश के मामलों में पूर्व अनुभव है, आपको देख करके क्या लग रहा है कि जांच एजेंसियां कुछ अलग कर रही हैं, कुछ दिख रहा है ग्राउंड पे, या फिर यह मान लिया जाए कि जिस तरीके के लोगों के नाम आने लगे हैं सामने, अब इसके बाद यहां से लीपापोती का क्रम भी शुरू हो जाएगा?
शेखर जी, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति है, उसमें अगर हम देखें तो बड़े बड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है और बहुत सख्त कार्रवाइयां हुई है। अब तक जो लोग राजनीतिक छतरी लेकर बचते आए थे वो अब जेल भी जा रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमे भी लिखे जा रहे हैं, उनकी संपत्तियां कुर्क हो रही हैं, उनकी जो अपराध से अर्जित की हुई संपत्तियां हैं उस पर बुलडोजर भी चल रहा है। तो ये कार्रवाइयां एक मिसाल है जो बीते कुछ सालों में 8 सालों के दौरान हमें देखने को मिली है। लेकिन एक आरोप मुख्यमंत्री पर यह भी लगता रहा है कि वो अपने सजातियों को के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। उसमें बड़े बड़े नाम हैं, ब्रजेश सिंह है, सुधीर सिंह है, इस तरह के बड़े नाम हैं जिनके खिलाफ तमाम मुकदमे दर्ज होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और धनंजय सिंह भी उसी नाम से आते हैं, सजाती होने का उनको भी ये कहा जाता है कि सजाती होने का वो लाभ लेते रहे हैं धनंजय सिंह। तो अब अखिलेश यादव ने जो सवाल उठाया था वो बार बार यही सवाल उठाते हैं कि आपने मुस्लिम माफिया को नेस्तनाबूद कर दिया, आपने जो यादव थे या और अन्य जातियों के माफिया थे उनको नेस्तनाबूद कर दिया, आपने ब्राह्मण जो माफिया थे विजय मिश्रा के मिसाल देते हैं उनको भी, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की, लेकिन सजातियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। लेकिन अब जो पिछले दौर में हमने देखा, आपने राजा भैया का नाम लिया, आपने तमाम लोग रीता बहुगुणा जोशी का नाम लिया और बहुत सारे ऐसे नाम लिए जो पॉलिटिकल हैं, वो मुकदमों में फंसे हुए हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब वो समय मुझे लगता है कि वो बीत गया है। अब जो कार्रवाइयां हैं, मैंने अभी पहले भी आपसे जब बात हो रही थी तो मैंने इस बात का जिक्र किया था कि विवेचना में अगर धनंजय सिंह कहीं से भी लिप्त पाए जाते हैं या उनका कहीं जरा भी इन्वॉल्वमेंट पाया जाता है तो विवेचना में नाम जरूर शामिल होगा, लेकिन भविष्य क्या होगा ये कोई नहीं जानता। भविष्य में जिस तरह से राजा भैया के खिलाफ मुकदमे हैं और लोगों के खिलाफ मुकदमे हैं, वो मुकदमे 20 साल से ठंडी बस्ते में पड़े हुए हैं, हो सकता है ये भी मुकदमा ठंडे बस्ते में चला जाए। लेकिन जो ये कहा जाता है कि राजनीति में छवि बहुत मायने रखती है और उसको लेकर सभी जूझते रहते हैं कि छवि पर कहीं आंच ना आए। वो छवि धनंजय सिंह की प्रभावित हो सकती है। चुनाव भी, पंचायत चुनाव भी जो कल उन्होंने ऐलान किया है कि हम पंचायत चुनाव, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव अपनी बेटी को लड़ाएंगे हम, उन्होंने कहा है। तो चाहे किसी पार्टी से लड़ाए, चाहे निर्दलीय लड़ाए, लेकिन वो बेटी को चुनाव लड़ाने आ रहे हैं। और इस पूरे प्रकरण का अगर कहीं पर उनके आंचल पर छींटे आते हैं, उनका कुर्ता अगर खराब होता है, सफेद कुर्ता, इन आरोपों की छींटों से, तो निश्चित तौर पर उनके पॉलिटिकल कैरियर पर भी कहीं ना कहीं दाग लगेगा। क्योंकि भले ही वो जेल ना जाए, भले ही उनके खिलाफ मुकदमा ना हो, भले ही उनकी जांच ना हो या जांच हो और दबा दी जाए, लेकिन जो राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचाने की जो एक टैक्टिस है वो धनंजय के लिए काम करेगी यहाँ पर। बिल्कुल विवेक, हम आगे भी आपसे इस चर्चा में जानकारियां लेते रहेंगे। अभी हमारे साथ नीरज जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। नीरज, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो पूरा मामला खुला उत्तर प्रदेश में, इसको लेकर के किस तरीके की सीन सीक्वेंस आपके पास हैं, किस तरीके से ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में आती हैं, सरकार तक पहुंचती हैं, जिस पर अब कार्रवाई हो रही है? देखिए शेखर जी, जो कब सिर्फ का ये मामला है, अब ये केवल स्वार्थ और अपराध का मुद्दा नहीं है, अब ये एक राजनीतिक मुद्दा बन गया जिसमें विभिन्न राजनीतिक दल एक दूसरे पर लापरवाही और मिली भगत का आरोप लगा रहे हैं। और साथ ही आप देखिए कि प्रवर्तन निदेशालय जो ईडी है इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच कर रही है, छापेमारी कर रही है। ये अपराध और राजनीति का बिल्कुल मिला जुला और बिल्कुल ताजा उदाहरण है कि राजनीतिक बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप, जांच की मांग, ये सब विपक्ष लगातार कर रहा है। और जिस तरह से तमाम गिरफ्तारियां हुई है इस मामले में और जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, आप देखिए उसमें बड़े बड़े नाम शामिल हैं और खासतौर पर पूर्वांचल से जुड़े हुए पूर्व सांसद जो धनंजय सिंह हैं, उनका नाम भी इसमें जो है लिया गया विपक्ष के द्वारा। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अखिलेश यादव ने उनकी तस्वीर के साथ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया है उनका चेहरा। तो अब इस पे स्वार्थ को लेकर अपराध कितना बड़ा है वो कहीं ना कहीं अब अलग लाइन पे बात जा रही है। इसमें राजनीति ज्यादा जोर पकड़ रही है विपक्ष के द्वारा। खास तौर पर इसमें जो अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और खास तौर पर आप देखिए इसमें लोग अपनी अपनी गोटियां भी फेंक रहे हैं। जैसे धनंजय सिंह और अजय सिंह का विवाद किसी से छुपा नहीं है, तो अब धनंजय सिंह के जो तमाम जो आरोप लगातार अभय सिंह लगा रहे हैं, उन्हें कोडीन भैया कह रहे हैं। अब उस पर धनंजय सिंह का कहना है कि मैं जो है इस पर जांच कराऊंगा। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए समाजवादी पार्टी के तमाम नेता अब चुटकी भी ले रहे हैं
कह रहे हैं कि इस मामले में इतने बड़े बड़े आरोपी पकड़े गए हैं। बर्खास्त सिपाही जो है आलोक सिंह, उसका इतना बड़ा मकान है, उसने ये मकान कैसे बनाया, किस तरह से बनाया, कौन सा उसने बिजनेस किया, वो सिपाही था, वो भी बर्खास्त हो गया था, नौकरी भी नहीं थी, उसके बाद भी इतना बड़ा उसने मकान बना लिया। तो कहीं न कहीं इस तरह के काम में पहले से लिप्त था। तो अब बुलडोजर क्या जो है नशीला सिरप पी के सो रहा है, ये विपक्षी लोग कह रहे हैं लगातार। और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि अगर इसमें किसी और वर्ग के लोग शामिल होते तो इसको सिर्फ जिहाद का नाम भी दे दिया जाता। लेकिन अब जब लोगों के नाम सामने आ रहे हैं तो उनके खिलाफ गिरफ्तारी तो हुई है, लेकिन उनके खिलाफ वो एक्शन नहीं हुआ जो जिस एक्शन के लिए कहा जाता था। तो विपक्ष लगातार इन सवालों को लेकर हमलावर है और कह रहा है कि इसमें निष्पक्ष अगर जांच होगी तो तमाम बड़े चेहरे इसमें फंसेंगे। और ये बात सही है कि इसमें अगर जांच हुई निष्पक्ष तरीके से तो सिर्फ इन लोगों की इतनी हैसियत नहीं है कि ये 1000 करोड़ रुपए के सिर्फ यहाँ से लेकर रांची और बांग्लादेश और नेपाल भूटान भेज देंगे, इनकी हैसियत नहीं है। अगर इनकी जो पकड़ है वो अपने क्षेत्रीय बाहुबलियों के साथ होती है, तमाम सफेद पोशों के साथ होती है, जिनके संरक्षण में ये धंधा फलता फूलता। इसमें कहने में मुझे भी कोई गुरेज नहीं कि कहीं न कहीं इन्हें कुछ अधिकारियों द्वारा भी संरक्षण जरूर मिला होगा, तभी इनके हाथ इतने लंबे होंगे। और अब जांच शुरू हो गई है, ईडी ने भी जांच शुरू कर दी है, एसआईटी ने भी जांच शुरू कर दी है, एसटीएफ भी लगी हुई है। तो तमाम लोग शेखर जी देखिए पकड़े जा रहे हैं, लेकिन ये मुद्दा बहुत बड़ा है। ये बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है, आम आदमी के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसमें राजनीतिकरण कम होना चाहिए। खासतौर पर अपराध कितना बड़ा है, कितना गंभीर है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो एक नजीर बने, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 0 टॉलरेंस के तहत किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। तो इस समय एक राजनीति का मुद्दा बन गया है। इस समय हर तरफ की चर्चा है कि आखिर कौन कौन लोग इसमें शामिल है और खासतौर पर एक ही बिरादरी के ज्यादातर लोग शामिल है। तो इससे भी उंगली उठाने का मौका मिल रहा है समाजवादी पार्टी को कि अगर कोई और होता तो अब तक बुलडोजर उनके घर पर चढ़ चुका होता और अब बुलडोजर इस समय कहां पर है, कहां सो रहा है, ये पता नहीं है। तो इस तरह की तमाम बातें इस समय पब्लिक डोमेन में चल रही है, चर्चा का विषय है। संसद में भी देखिए इसको उठाया गया विपक्षी दलों द्वारा और तरह तरह से आरोप लगाए गए कि फोटो इनके साथ है, फोटो उनके साथ है। तो फोटो तो कोई भी किसी के साथ खिंचा सकता है, लेकिन जांच होनी चाहिए कि आखिर कौन कौन लोग शामिल हैं, उनको इतनी ताकत कहां से मिल रही थी, इतनी पावर उनको किसने दे दी थी कि वो कुछ भी करें। बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों से ये घूम रहे थे। एक जो नौकरी पेशा सिपाही होता है, जो नौकरी पेशा दरोगा होता है, वो भारतीय घंटे में भी तेल नहीं ठीक से डला सकता अगर उसे 24 घंटा दौड़ना होगा। ये 5-6 फॉर्चूनर से दौड़ रहे थे। तो इनकी जांच होनी चाहिए और लोग भी चाहते हैं कि जो सच्चाई है वो सामने आए। बिल्कुल नीरज, ये भी हम जानते हैं कि आप ग्राउंड पर खास तौर से जब इस तरीके के अपराध सामने आते हैं तो आपकी एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं और पुलिस का जो महकमा है उसको लेकर के आपका जिस तरीके से आपकी रिपोर्टिंग रही है वो हम सब लोग जानते हैं। ये जो बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह है और जिस तरीके से इस पूरे मामले में इसकी संलिप्तता पाई गई है, मुझे लगता है कि आपने शायद इसकी कुंडली भी खंगाल ली होगी। देखिए 2004 में एक सोना लूट कांड हुआ था, 4 किलो सोने की लूट हुई थी। यही आईटी चौराहे का मामला था, बहुत ज्यादा ये सुर्खियों में मामला आया था। उसके बाद इसमें शामिल कई लोगों को बर्खास्त कर दिया गया था और उसमें ये भी शामिल था। और उसके बाद फिर इसने संपत्ति बनानी शुरू की, जेल में गया और इसने तमाम साठगांठ करी और एक संपत्ति बनाई। इसके जो बड़े भाई हैं वो भी उत्तर प्रदेश पुलिस में ही हैं, सब इंस्पेक्टर के पद पर है और ये भी अब तक अगर नौकरी में जुड़ा होता तो शायद सब इंस्पेक्टर हो गया होता। लेकिन शायद इतना पैसा और इतनी बड़ी कोठी और इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों से इसको घूमने का जो इसका शौक था वो ना पूरा हो पाता। लेकिन अब इसके शौक पूरे हो रहे थे और लिहाजा वो इस लाइन में चला गया जिस लाइन में वो बर्खास्त हुआ था। पहले लूट कांड में बर्खास्त हुआ और उसके बाद इसी तरह का काम जो है व्हाइट कॉलर की तरह करने लगा, एक बड़ा नाम बन गया और तमाम जो बड़े लोग होते हैं, बाहुबली लोग होते हैं, उनका संरक्षण इसको मिला और ये लगातार प्रगति करता गया और तमाम तरह के इसने गाड़ी और बंगले सब इसके बने हैं। मनी लॉन्ड्रिंग ने अपनी जांच शुरू कर दी। आज प्रवर्तन निदेशालय ने देखिए पूरे देश में करीब 25 ठिकानों पर छापेमारी की है। इसमें लखनऊ, वाराणसी और रांची जैसे शहर भी शामिल है।
और खास तौर पर एसटीएफ और एसआईटी ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया और इसमें कल जो 2 सगे भाई भी गिरफ्तार हुए हैं, अभिषेक और शुभम वर्मा, ये दोनों कल गिरफ्तार हुए हैं, ये भी इसमें शामिल थे। और मुख्य आरोपी इस समय दुबई में बैठा है, शुभम जायसवाल, उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो एक शुभम जायसवाल हो या फिर चाहे अमित सिंह टाटा हो, इन लोगों के पहले के भी वीडियो आए हैं मारपीट करते हुए तमाम तरह के, तो इन पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई। हत्या का भी मामला अमित सिंह टाटा और शुभम जायसवाल के ऊपर आरोप लगा था, उसकी भी कोई अभी तक जांच नहीं हुई है। तो महिला के पति की हत्या हुई थी, वो अभी भी बयान दे रही है लगातार। तो इनके ऊपर कार्रवाई न होना, इनके जो हिम्मत थी उनको बढ़ाया गया और धीरे धीरे हिम्मत इतनी बढ़ गई कि 1000 करोड़ 2000 करोड़ की कोडीन के कफ सिरप को पूरे उत्तर प्रदेश से लेके और रांची और बांग्लादेश विदेशों तक ये भेजते रहे। तो कहीं ना कहीं इनको बड़ा प्रत्यय मिला है, फंडिंग हुई है, तभी ये 2 रुपए से 2 लाख बना रहे थे और 2 लाख से 2 करोड़ और 2 करोड़ से 200 करोड़ इन्होंने बनाया। तो इनके तार बहुत गहरे हैं। और कांग्रेस ने तो यहाँ तक भी आरोप लगाया कि इसमें चुनाव में भी ये लोग फंडिंग करते थे। हालांकि अमित सिंह टाटा तो चुनाव भी लड़ने वाला था और ये चुनाव इसने पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन उसके पहले ही इसका चुनाव खत्म हो गया। अभी कोर्ट में पेशी हुई तो वकीलों ने भी इसको काफी जो है बड़ा बुरा कहा जब ये कोर्ट परिसर पहुंचा, इसके खिलाफ नारेबाजी हुई। तो अब ये लोग गिरफ्त गए हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चूंकि 0 टॉलरेंस की नीति पे चल रहे हैं, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, ये बात तय है। नाम धीरे धीरे जांच के सामने आएंगे, फोटो कोई भी किसी के साथ हो सकती है, लेकिन जरूरी ये है कि इनके तार क्या वास्तव में जुड़े हैं। ये सब काम जांच एजेंसियों का है, अगर सही तरीके से जांच की जाएंगी तो 1-2 नहीं कई सफेद पोस्ट पकड़े जाएंगे। शेखर जी बिल्कुल नीरज जी, जिस तरीके से देखें तो आपने भी ये कहा कि जांच एजेंसियों का ये काम है, लेकिन इस वक्त इस मामले को राजनीतिक मोड़ दिया जा रहा है। आप हमारे साथ बने रहिएगा, विवेक जी आप भी हमारे साथ बने रहिएगा। शेखर जी, क्योंकि आपसे जानना चाहेंगे, एक तरीके से हम देखें तो इस वक्त एसआईटी का गठन हो गया, 32 गिरफ्तारियां हो गई, लगातार बोतलें भी जब्त होती नजर आई, लेकिन अखिलेश यादव का वो बयान काफी ज्यादा चर्चा में रह गया कि अखिलेश यादव ने कह दिया कि जो मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, उनके भी काफी करीबी इसमें शामिल हो सकते हैं। और खासकर उन्होंने वाराणसी का भी जिक्र किया और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है, वहां पर भी कई मुकदमे जो दर्ज होते हैं उस पर भी हमें नजर आया, लेकिन उस पर कार्रवाई होती नजर नहीं आई। उसमें उन्होंने वाराणसी सेंट्रल बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हैं राजा आनंद ज्योति सिंह, उनके मौत के बाद उनकी पत्नी का भी जिक्र किया और कहा कि जिस तरीके से उन्होंने इस मामले को उजागर करने की कोशिश की, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं हुई। तो एक तरीके से हम देखें तो राजनीतिक मोड़ दिया जा रहा है, कैसे आप इसको समझ रहे हैं? देखिए, ये जिस तरीके की स्थितियां इस समय उत्तर प्रदेश के भीतर ये बन करके आई हैं, और केवल एक राज्य की बात नहीं रह गई है, ये कई अंतर्राष्ट्रीय मसला तो है ही, इसके अलावा उन राज्यों के लिए भी एक चुनौती बन चुका है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें इस समय काम कर रही हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो चाहे राजस्थान हो। बिहार की तरफ अगर ये गाड़ी जा रही थी तो बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार है। नेपाल अगर इस कप सिरप सप्लाई हो रही थी, भूटान सप्लाई हो रही थी, बांग्लादेश सप्लाई हो रही थी, तो ये सारी जगह ऐसी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय नेक्सस को भी कहीं ना कहीं सामने लेकर के आती हैं। अब हमारे देश में जब इस तरीके की कोई घटना होती है तो जांच एजेंसियां भले अपना काम करें, लेकिन राजनीति उसके साथ साथ चलती है, और राजनीति एक बार हमें फिर से दिखाई दे रही है। राजनीति इन सब मामलों पर होनी भी चाहिए। अगर विपक्ष पिन नहीं मारेगा तो कई बार, जैसा मैंने खाद्यान्न घोटाले का जिक्र किया कि आज 25 साल हो गए, पीढ़ियां निकल गई, लेकिन उस खाद्यान्न घोटाले का कुछ नहीं हुआ। लोग उसमें जो लिप्त थे कई इस दुनिया से चले गए, उनका कुछ नहीं हुआ। तो ये अपने आप में हमारे देश का एक बहुत बड़ा पैरालिसिस है कि अगर हमारी जांच एजेंसियां निष्कर्ष तक नहीं पहुंचती हैं, जो गलत काम करते हैं उनको सजा नहीं मिलती है, तो फिर किसी शुभम जायसवाल का, किसी आलोक सिंह का, किसी भोला जायसवाल का ऐसे ही मन बढ़ता है। और जो बाहुबली हैं या जिन लोगों जो सफेद पोश हैं और जो इनको प्रश्रय देते हैं, जिनकी आड़ में ये सारी चीजें चलती हैं, उन लोगों को भी कहीं ना कहीं ये रहता है कि कानून हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हम किसी दिन विधानसभा पहुंच जाएंगे, हम किसी दिन सांसद पहुंच जाएंगे और वहां बैठ करके हम ही को कानून बनाना है। तो जिस कानून को हम बनाते हैं वो कानून हमारा क्या बिगाड़ लेगा? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और ज्वलंत सवाल है, जिसका नजारा उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में कुछ बदला हुआ दिखाई देता है।
क्योंकि 2017 में जब योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी, उसके बाद कई ऐसे बाहुबली थे, कई ऐसे नेता थे, पूर्व नेता थे, सांसद थे, विधायक रहे हैं, वर्तमान में भी ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन अब देखना यह है कि जो सबसे बड़ा आरोप उन पे है कि जब सजातियों की बात आती है तो वो मामला कहीं ना कहीं मंथर हो जाता है, उसकी चाल भोंथरी हो जाती है। तो क्या ये चाल भोंथरी होती है? क्या एजेंसियों पर प्रभाव पड़ेगा कि इसमें जो लोग आ रहे हैं, जिनके नाम सामने आ रहे हैं, वो कौन है? हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जब अभी लोकसभा का चुनाव होने वाला था जी। तब जौनपुर की एक ऐसी सीट थी जहां पर एक पार्टी से धनंजय सिंह की वाइफ को टिकट मिलता है, धनंजय सिंह का टिकट फाइनल होता है, फिर वो टिकट वापस होता है, फिर ये दूसरी पार्टी से, फिर दूसरी पार्टी के समर्थन से चुनाव में जाते हैं, फिर निर्दलीय हो जाते हैं। बीजेपी का भी इस तरीके का एक पूरा इतिहास रहा है कि बाबू सिंह कुशवाहा जैसा व्यक्ति जिसको आरोपी बनाया गया, जो जेल चला गया, और एक समय बीजेपी की यह भी स्थिति होती उत्तर प्रदेश में कि उसी बाबू सिंह कुशवाहा को पार्टी में शामिल कराने के लिए, ग्रैंड गाला वेलकम करने के लिए बड़े बड़े बुके आ गए थे पार्टी कार्यालय में। लेकिन जब इसका माहौल बिगड़ता देखा गया तब फिर बाबू सिंह कुशवाहा को होल्ड कर दिया गया। तो इस तरीके की स्थितियां भारतीय जनता पार्टी के अंदर से भी पनपती रही हैं। विवेक, ये जो भारतीय जनता पार्टी की खासतौर से इस तरीके की एक अलबेली सिचुएशन बन जाती है, क्या योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस के साथ इस चीज के लिए भी सचेत हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की तो पिछले 8 सालों से हम देख रहे हैं कि उनको फ्री हैंड दिया गया है, केंद्र से उनको फ्री हैंड दिया गया है कि अपराध पर लगाम कसने के लिए, क्राइम कंट्रोल करने के लिए बिल्कुल वो निश्चित तौर पे फ्री है। और हमेशा उन्होंने अपराधियों के खिलाफ, आपराधिक तत्वों के खिलाफ और राजनीतिक अपराधियों के खिलाफ लगाम कसी है, कार्रवाई करते रहे। हालांकि सजाती होने के आरोप भी लगे और उसमें से कुछ उदाहरण अखिलेश यादव विपक्षी दल के नेता हैं, लगातार ये देते रहे हैं कि नाम लेकर कहते रहे हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है, जो उनके सजाती है उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है। ताजा मामला धनंजय सिंह का है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है। लेकिन एक उदाहरण हमारे पास ये भी है कि धनंजय सिंह जब लोकसभा चुनाव होने वाले थे, वो नामांकन करने वाले थे, चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके थे, उसी समय मुकदमा दर्ज होता है उनके खिलाफ और उनको जेल भेज दिया जाता है। फिर वो 1-1.5 महीने बाद जेल से बाहर आते हैं, हालांकि तब तक चुनाव हो चुका होता है। तो ये जो कार्रवाई का रूपरेखा है वो कहीं से पॉलिटिकली प्रेरित हो सकती है, लेकिन कार्रवाई होती है और अपराधियों को जिस तरह से जो आपराधिक छवि के नेता हैं या आपराधिक छवि के लोग हैं, उनको पार्टी से दूर रखने के लिए भी मुख्यमंत्री की कोशिश रहती है कि उनको पार्टी से दूर रखा जाए या महत्वपूर्ण जो पद होते हैं उनसे दूर रखा जाए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमें देखने को मिले हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अगर अपराध में लिप्त पाए गए हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। कई बार सरकार में रहते हुए जो कार्यकर्ता है उनके खिलाफ जब कार्रवाई होती है तो वो विरोध करते हैं, कहते भी हैं कि हम भाजपा में होने के बावजूद हमारे साथ ये दिक्कत हुई, हमारे घर पे भी बुलडोजर चल दिया। लेकिन जो लीगल चीजें हैं अगर वो कागजों में देखी जाती हैं तो कार्रवाई करने से कहीं कोई पीछे हटता नहीं है। बात ये हो सकती है कि कुछ मामले ऐसे हों जिसमें कहीं ना कहीं कोई बहुत नजदीकी संबंध हो या दबाव हो या कोई सिफारिश हो। हालांकि ऐसे मामले मुझे 8 सालों के दौरान बहुत कम देखने को मिले। जो रेशियो होता है, कहा जाता है कि एक आदमी अगर 1% गलती कर देता है तो उसको गलती नहीं मानी जाती है, 99% सही है तो वो सही की श्रेणी में रखा जाता है। तो ऐसे कुछ मामले हो सकते हैं जिसमें जो कार्रवाइयां हुई हैं या कार्रवाइयां नहीं हुई हैं उसको लेकर मुख्यमंत्री पर सवाल उठे। मुझे 8 साल में ऐसे कोई उंगली में गिनने लायक कोई ऐसे मामले भी नहीं दिखे। तो जो आपने सवाल किया कि कहीं ऊपर से दबाव हो या कुछ हो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो उनको फ्री हैंड दिया गया है और इस फ्री हैंड का असर ही है 8 साल में जो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था सुधरी है। और देखिए, ये शुभम जायसवाल या कोडीन का मामला कोई ऐसा आज का नहीं था, चल रहा था, लंबे समय से चल रहा था
और जो माना जा रहा था कि 10-20-50 करोड़ का काम जो उसने शुरू किया, वो जाते जाते 100, 200, 500, 1000 फिर 2000 करोड़ का नेटवर्क हो गया। वाराणसी से शुरू हुआ, उसके बाद लखनऊ आया, लखीमपुर आया, सोनभद्र गया, तमाम जिलों में होता हुआ वो धीरे से मध्य प्रदेश पहुंचा, फिर राजस्थान में हुआ, झारखंड पहुंच गया, उसके बाद वो बांग्लादेश पहुंच गया, नेपाल पहुंच गया, पश्चिम बंगाल के रास्ते से बांग्लादेश में सिरप की सप्लाई होने लगी। वो ये कोई ऐसा मामला नहीं कि आज का हो, ये धीरे धीरे कई साल से नेटवर्क चल रहा था। लेकिन जब तक कहीं कोई गड़बड़ दिखाई नहीं देती, चूंकि पॉलिटिकल आका भी थे तो वो सब ढका छिपा रहा। लेकिन जब मौतें शुरू होना हुई मध्य प्रदेश में और राजस्थान में, उसके बाद जब कार्रवाई ड्रग कोडीन पकड़ा जाना शुरू हुआ, कोडीन युक्त सीरप, तब पता चला कि आखिर ये नेटवर्क कितना बड़ा था। और उसके बाद मुख्यमंत्री का जो रुख था वो भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से वो गंभीर है। और उन्होंने कई बार सार्वजनिक मंचों से इस बात को कहा कि सीरप की सप्लाई, सीरप की तस्करी और नशे के लिए इसका इस्तेमाल करने वाले लोग बख्शे नहीं जाएंगे। और वही हमें मूर्त रूप में आज भी दिखाई दे रहा है। बिल्कुल नीरज, हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि चूंकि इस सिरप की सप्लाई भी कई जगहों पर हुई है, केवल देश ही नहीं विदेशों तक हुई है, तो क्या कोई ऐसी एडवाइजरी जारी करने की भी सरकार तैयारी कर रही है या जारी हुई है, जिससे जिन घरों में या जिन सप्लायर्स के पास ये कफ सिरप पहुंच गई हो, क्योंकि जो रिटेलर है या होलसेलर है वो तो एजेंसी से माल ले रहा है, वो भी शायद इस समय परेशान होगा कि कहीं उसकी धरपकड़ ना हो जाए कि उसने बिना जांचे परखे या इस तरीके के बैच की क्यों ले ली है। तो क्या सरकार की तरफ से या स्वास्थ्य महकमे की तरफ से कोई गाइडलाइंस आई हैं? शायद नीरज से हमारा संपर्क टूटा हुआ है। विवेक, अगर इसकी जानकारी आपके पास हो। देखिए शेखर जी, कोडीन युक्त सीरप की सप्लाई तो पूरी तरह से प्रतिबंधित है। उसको ना कोई स्टोर कर सकता है, ना ही कोई रख सकता है, ना ही कोई बेच सकता है, ना ही उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कर सकता है। ये तो गाइडलाइंस जारी हो गई है जब से बच्चों की मौत हुई है। उसके बाद से कोडीन युक्त सीरप तो कोई रख ही नहीं सकता। खांसी के जितने भी सीरप है, जो कंपनियां अलग अलग बनाती हैं, वो उन सीरप में अगर कहीं कोडीन मिला है या उसमें जो ग्लाइकोथीन करके एक कंटेंट आता है वो मिला हुआ है, उसको आप रख नहीं सकते, बेच नहीं सकते, उसको खरीद नहीं सकते। इसके बाद जहां भी जो पुराने स्टॉकिस्ट हैं उनके पास है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और उनको लगातार पकड़ा भी जा रहा है। नई केस खरीदना या उसका प्रोडक्शन जो मेडिसिनल यूज के लिए है वो फिलहाल अभी बंद है और कंपनियों ने भी बंद कर दिया है। बिल्कुल, जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि लगातार ये मामला और भी तूल पकड़ता नजर आया, इस पर राजनीति होती भी नजर आई और काफी अहम हो जाता है, क्योंकि इस वक्त अगर हम देखें तो कोडीन युक्त कफ सिरप मार्केट में काफी ज्यादा बिकते नजर आए, जिस वजह से मध्य प्रदेश, राजस्थान में कई बच्चों की जानें चली गई, कई मां जो है उनकी गोद सूनी रह गई। उसके बाद अब उत्तर प्रदेश में भी ये मामला तूल पकड़ता नजर आया, सोनभद्र में भी इसका सिंडिकेट पकड़ा गया, उसके बाद कई जगहों पर कार्रवाई होती नजर आई। अब लखनऊ में भी आप देख सकते हैं कि ईडी की कार्रवाई हमें देखने को मिली, वाराणसी, जौनपुर, कई जगहों पर यह कार्रवाई देखने को मिली। नीरज मिश्रा भी हमारे साथ मौजूद है। नीरज जी, एक बार फिर से आपके पास आएंगे, क्योंकि लगातार हम देखें तो ये कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन क्या, क्योंकि शेखर जी ने भी ये सवाल पूछा, उस समय आपसे संपर्क टूटा हुआ था, क्या जिस तरीके से ये कार्रवाई हो रही है, लेकिन अगर कुछ लोगों के पास इस तरीके का मामला पहुंच गया हो, इस तरीके से कोडीन युक्त दवा पहुंच गई हो, तो क्या इसके लिए सरकार ने कोई एडवाइजरी जारी की है जो जमीनी स्तर पर देखने को मिल रही हो? जी देखिए, कोडीन जो है, जो कफ सिरप है, ये फिलहाल पूरी तरह से तो नहीं बंद है। ये खास तौर पर इसकी जो एडवाइजरी जारी की गई है, ये कहा गया है कि ये डॉक्टर के पर्चे पर ही इसको दिया गया, लेकिन तमाम दवा विक्रेता जो हैं उसको अवैध तरीके से उसका ढेर अधिक मात्रा में उसका संचयन करके रखे हैं और इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। दवा विक्रेताओं को निर्देश दिया गया है कि बिना डॉक्टर के वैध पर्चे पे ये सिरप ना दिया जाए, क्योंकि ये सिरप खांसी और दर्द के इलाज के लिए दी जाती है। नशे के रूप में इसके दुरुपयोग की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ गई।
और जी। इसीलिए इस पे काफी हद तक इस पे रोक लगाने के लिए कहा गया है कि ये दवा के पर्चे पर ही दिया जाए। और आपको बताएं कि भारत सरकार ने कुछ समय पहले यानी कुछ साल पहले करीब 10 साल पहले 2016 में इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया था, क्योंकि ये मानव स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक थी। लेकिन बाद में इसकी जो मात्रा थी वो उसको कम किया गया, फिक्स डोज उसकी जो है किया गया, और उसके बाद ये फिर से मार्केट में आई। लेकिन इसका उपयोग नशे के लिए किया जाने लगा, खास तौर पर वहां पे जहाँ पे सस्ता नशा और नशे प्रतिबंधित है। जैसे बिहार वगैरह में नशा पूरी तरह से प्रतिबंधित है, तो दवा के नाम पर शराब की सप्लाई यानी दवा के नाम पर दारू वहां पर ये देने लगे। उसके एक कॉम्बिनेशन में कि अगर शराब नहीं मिल रही तो आप कफ सिरप पी के नशे में रहिए, तो इसके लिए ज्यादा पैसे इनको लाभ मिलने लगे। जो दवा 35-45 रुपए किसी से मिल रही थी, वो दवा 100 से 150 रुपए यानी 5 से 6 गुना ज्यादा मुनाफा इनको देने लगी। अब पूरी तरह से सख्ती की गई है। अभी 2-3 दिन पहले अधिकारियों की भी बैठक हुई थी, जिसमें तमाम बड़े अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि उत्तर प्रदेश में कोई मौत नहीं हुई है कफ सिरप पे, लेकिन अब ये बिना डॉक्टर के वैध पर्चे पर नहीं मिलेगी। अगर आप खाली लेने जाएंगे इसको तो आपको कोई भी दवा दुकानदार नहीं देगा, और जिन लोगों ने इसका स्टॉक करके रखा है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उनके खिलाफ छापेमारी की जा रही है। वो ईडी की जांच में है कि आखिर उन्होंने इतनी दवा का स्टोर क्यों रखा, क्योंकि यही पूरा खेल है। ढेर सारे जो दवा कंपनियां हैं, इन्होंने इसको काफी संख्या में इन दवाओं को एकत्र कर रखा था और उसे धीरे धीरे करके सप्लाई कर रहे थे दूसरी कंपनी के नाम पे। कुछ ऐसी कंपनियां जो अब है ही नहीं, तो ये सप्लाई लगातार हो रही थी। अब इसकी रोक लगाने के लिए इस तरह का प्रावधान किया गया है कि जब तक डॉक्टर अपने पर्चे पर नहीं लिखेगा आपको ये सिरप नहीं मिलेगी। अगर जितनी मात्रा में लिखा है उतनी ही मिलेगी, क्योंकि दवा तो ये है ही, लेकिन इस पर बहुत सख्त नियम बना दिए गए हैं। जो भी स्टॉकिस्ट होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिनके पास बिना पर्चे के वैध बिल पे जो हजारों बोतल लेके अपने दुकान में रखे हुए हैं, उसको बाहर भेजने के लिए जो रखे हुए थे, अब उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और ऐसे लोगों पर न केवल लखनऊ में बल्कि तमाम जगहों पर FIR दर्ज की गई है और उनके खिलाफ लगातार इस तरह की कार्रवाई जीरो टॉलरेंस के तहत हो रही है। बिल्कुल नीरज जी, जिस तरीके से जमीनी स्तर पर कार्रवाई हो रही है वो देखने को भी मिल रही है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शेखर जी, एक बार फिर से आपके पास आएंगे, क्योंकि कार्रवाई तो हो रही है, SIT का गठन हो गया, 32 गिरफ्तारी हो गई, कई सारी बोतलें भी पकड़ी गई, लेकिन क्या लगता है इतना वाजिब है? क्योंकि ये सिंडिकेट कुछ कह सकते हैं सीमित संख्या में नहीं है, कई लोग इसमें शामिल हैं। बिल्कुल, देखिए इसमें जो स्वास्थ्य महकमा है और ख़ास तौर से जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं, उनकी भूमिका अब इस समय पर काफ़ी बढ़ जाती है और उनको बढ़ा भी देनी चाहिए, क्योंकि बात केवल कोडिन कफ सिरप तक नहीं रह गई है। बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जो नार्कोटिक्स जिसमें होता है और बिना उसके ऑथेंटिकेशन के, बिना डॉक्टर के पर्चे के वो दवाइयां मेडिकल स्टोर वाले रखते भी हैं, लेकिन खुलेआम आपको देते भी नहीं हैं। जो अच्छे दुकानदार हैं वो बिना पर्चे के, बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं देते। कई बार वो डॉक्टर से डायरेक्ट बात भी करते हैं कि ये दवा देनी है या नहीं देनी है, इस तरीके की भी स्थितियां आती हैं। तो ऐसे में जो हमारा नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट है, इसके साथ साथ जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है, उसके जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं, उन लोगों की ड्यूटी बढ़ जाती है कि वो जगह जगह जा करके जांच करें कि केवल कोडिन कफ सिरप ही नहीं, ये मामला तो सामने आ गया, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे दवाइयां हो सकती हैं, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हो सकते हैं जिसको मेडिकल शॉप पे रखा जाता हो, जो इलीगल तरीके से चीजें आगे चल रही हो, या इस तरीके की फैक्ट्रीज हो जिसमें इस तरीके की मैन्युफैक्चरिंग की जा रही हो। जिन कंपनियों का नाम सामने आया है उनको लेकर के भी सख्त कार्रवाई हुई है, उनके यहाँ की भी जांच होनी चाहिए कि आखिर जब उनके यहां से एक निश्चित मात्रा से ज्यादा सप्लाई की डिमांड आने लगी तो उन्होंने क्या किया, जो इसके चेक एंड बैलेंस हैं उसको किस तरीके से देखा गया। इसके साथ साथ एक बड़ी चीज ये भी है कि जैसे हिमाचल प्रदेश का बद्दी जिला है, वहां पर दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग होती है और फिर उसके ऊपर अपनी अपनी लेबलिंग करके वही दवाएं अलग अलग कंपनियां अपने अपने नाम से मार्केट में उतारती हैं। तो मेरे ख्याल से जब इंटर स्टेट मामला आया है, अंतर्राज्यीय मामला ये बन चुका है, तो उत्तर प्रदेश सरकार को भी अलग अलग जगहों पर जहां पर इस तरीके की मैन्युफैक्चरिंग होती है
उन राज्यों से भी संपर्क करना चाहिए ताकि उन जगहों पर भी एक संयुक्त इस तरीके की कार्रवाई हो सके कि बच्चों की या किसी की भी जान कम से कम ऐसी दवाइयों से ना जाए जो प्रतिबंधित हैं, या फिर वो अगर नशे के रूप में लेते हैं। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें शायद सरकार से अपेक्षा भी ज्यादा है और सरकार के ऊपर जिम्मेदारी भी ज्यादा है। एक तरीके से देख सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि इस वक्त जिम्मेदारी इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि एक तरफ तो आप कार्रवाई कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ आप पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। अखिलेश यादव ने बकायदा आप पर सवाल खड़े कर दिए और कह दिया कि इसमें सीएम के भी कई जो करीबी है वो भी शामिल नजर आते हैं, लेकिन कार्रवाई तो हो रही है, वो दिख रही है, तस्वीरें हमारे सामने हैं कि लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, ईडी की कार्रवाई हो रही है, छापेमारी हो रही है, सारी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन हम जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो देख रहे हैं हमें, हम उन्हें भी कहना चाहेंगे कि आप भी सचेत रहे और इस बारे में आपको भी जानकारी होनी चाहिए कि कोडेन युक्त जो कफ सिरप है वो आपके लिए सही नहीं है। हालांकि जिस तरीके की अपडेट्स आती रहेंगी, जिस तरीके की कार्रवाई होती रहेगी, क्या कुछ सरकार की तरफ से चीजें हो रही हैं, एसआईटी के गठन के बाद क्या कुछ मामला साफ होता नजर आया, सारी अपडेट्स आज की खबर आप तक लाता रहेगा। बने रहिए हमारे साथ और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।